नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज खास बात में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं, हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी स्टेट आईबी के पूर्व ऑफिसर रहे हैं और इन्होंने तमाम सुरक्षा के मसलों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, वीआईपी हो या वीवीआईपी विजिट हो, तमाम उन चीजों को देखा है। और आज बात होगी पीएम मोदी के उस सुरक्षा मसले पर जिस पर पूरे हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है कि आखिर क्या यह वाकई एक सुरक्षा का मसला था या मसला सियासी था। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे इस मीटिंग में कॉल किया। जी। हुकुम सिंह जी, सबसे बड़ा और पहला सवाल ये कि जो हिंदुस्तान में पिछले 3 दिनों से जो मुद्दा छाया हुआ है पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर, आखिर सबसे पहले नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? प्रदीप साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत बात है कि ये हिंदुस्तान में छाया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया में छाया हुआ मुद्दा है कि भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री के साथ में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। तो ये केवल भारत में चर्चा नहीं चल रही, पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। जी। दूसरी बात ये है, अगर हम वीआईपी वीवीआईपी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो हमें कैटेगरी में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी कैटेगरीज में आपको बताऊंगा। पहली तो है जो येलो बुक से गवर्न सिक्योरिटी है, हमारे जो प्रोटेक्टी हैं, उनको XYZ हमने सुरक्षा के कैटेगरीज में बांटा है। दूसरी में वो आते हैं जो एसपीजी प्रोटेक्टेड है। एसपीजी प्रोटेक्टेड में पहले कुछ समय तक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार वाले भी होते थे, लेकिन वो अब केवल प्रधानमंत्री रह गए हैं। तो बात अपनी जो है वो यहाँ पे महदूद अपने करनी पड़ेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी येलो बुक से नहीं बल्कि ब्लू बुक से गवर्न होती है। तो अगर यहाँ पे आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि क्या मैंने ब्लू बुक देखी है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे से ऊपर के 2 रैंक ऊपर के अधिकारी, उन्होंने भी ब्लू बुक नहीं देखी होगी, लेकिन ब्लू बुक से गवर्न होते हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि ब्लू बुक में ये प्रोविजन है। मैं उन्हीं प्रोविजंस की बात करूंगा। तो जब किसी भी एरिया में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहां पर ब्लू बुक के अनुसार सबसे पहले एसपीजी की एक टीम आकर एएसएल, एडवांस सिक्योरिटी लियाजन करती है। वो एडवांस सिक्योरिटी लियाजन क्या होता है? वो ये होता है कि जिस एरिया में प्रधानमंत्री आने वाले हैं वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, इंक्लूडिंग ट्रैफिक और दूसरे जितने भी हमारे उससे संबंधित अधिकारीगण हैं, वो पीडब्ल्यूडी के भी होते हैं, वो की दूसरे भी होते हैं, वो सारे लोग उसमें मीटिंग में शामिल होते हैं। और ये मीटिंग कोई मेरे लेवल के छोटे अधिकारियों से नहीं, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस या उनके द्वारा नामित किसी बहुत सीनियर अधिकारी जो आईजी से नीचे नहीं होता, उनके अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में वो एएसएल होती है। और उस एएसएल में वो सारे पहलू विचार किए जाते हैं। उस एएसएल मीटिंग के बाद में हमारी रिहर्सल्स होती हैं, 1 2 3 4, कई बार तो 8 रिहर्सल तक मैंने पूरे अपने जीवन काल में देखी है कि हमें 8 बार रिहर्सल करना पड़ा। ये एक छोटी बात हो सकती है कि जयपुर में रहता हूं तो जयपुर एयरपोर्ट से चल करके और गवर्नर हाउस तक गए तो उसकी हमने जब तक संतुष्टि नहीं हुई तो कुछ हमने प्रैक्टिस कर ली, 3-4 बार कर ली, ज्यादा बार भी कर ली। जैसे जैसे बड़े अधिकारी शामिल होते चले जाते हैं, रिहर्सल शुरुआत में होती है एक केवल नापने से कि हमें कितना समय लगेगा, कितना क्या होगा। हालांकि कितनी बार जब ये चीजें हो चुकी होती है तो टाइम टू टाइम हमारे पास में पता होता है कि हमें इतना समय लगेगा। लेकिन जब लंबे रूट की बात आती है, जैसा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान हुआ 130 किलोमीटर की, मैं बीच में थोड़ा साइड ट्रैक हो जाऊंगा लेकिन मुझे फिर भी बताने की एक आवश्यकता महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं है कि 130 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री की यात्रा होती नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, एक समय आया जब जयपुर में थे, मौसम इतना खराब हो गया था कि 2 घंटे रामबाग पैलेस में उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया, लेकिन उनको जाना जरूरी था। शाम हो चुकी थी, बादल घिरे हुए थे, खूब बारिश हो रही थी, सड़कें भी खराब थी। 265 किलोमीटर का सफर, और ऐसा नहीं था कि 4 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस कर ली गई थी, क्योंकि जाना तो उनको बाय एयर ही था। तो उस 265 किलोमीटर के सफर को विद इन नो टाइम
हमने स्टरलाइज कर लिया, न सिर्फ स्टरलाइज कर लिया बल्कि उनकी सुरक्षा यात्रा हमने पूरी तरह से संपन्न करा दी। तो ये कोई ये कहे कि साहब 130 किलोमीटर का सफर उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, बात उस पे आ जाते हैं कि एडवांस सिक्योरिटी लियाजन की मीटिंग के बाद जब सारी चीजों पे हमने चर्चा कर ली है, एक कंटिजेंसी प्लान होता है, रूट एक नहीं होता कभी भी, वो चाहे बाई एयर हो, बाई रोड हो, बाई सी हो, बाई नदी हो, कुछ भी हो, सभी रूट्स में कंटिजेंसी रूट हमें रखने पड़ते हैं, रखते हैं। मान लीजिए जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और वापस से कोई बात हो गई तो बाई एयर भी अगर जाना है तो एक कंटिजेंसी रूट दूसरा होगा, बिल्कुल उसमें कोई फेरबदल, कोई ना नुकर नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर जब कंटिजेंसी प्लान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जब वहां से चले हैं और उसके पहले 2 घंटे तक वहां पे बैठे रहे हैं, तो सारी चीजें डीजीपी से क्लियरेंस के बाद में जब वो चल रहे हैं तो कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं यहाँ पर इस सारे सिनेरियो में। जी। चन्नी साहब ने बिल्कुल एक दिन पहले ये अपनी बाड़ाबंदी कर ली। मैं हालांकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बात आ रही है तो सिर्फ बात ही तो कर रहा हूं। जी बिल्कुल। चन्नी साहब ने एक दिन पहले अपनी बाड़ाबंदी कर ली कि मैं, क्योंकि मेरे फला फला ऑफिसर कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं उसमें आपके साथ में प्रोटोकॉल में नहीं रहूंगा। प्रोटोकॉल में बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ में डीजीपी होंगे, सीएस होंगे, ये एक प्रोटोकॉल है ब्लू बुक के अनुसार। चन्नी साहब ने अपने आप को दरकिनार कर लिया, एक तरफ कर लिया कि मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन डीजीपी और सीएस क्यों नहीं आए जबकि उनकी गाड़ियां थी। कारकेड में बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा। पूरी कारकेड में सबसे आगे हमारी वार्निंग होती है, जिसमें लोकल पुलिस चल रही होती है, क्योंकि उनको सारी लोकल जो सिनेरियो है उसका पता होता है बिल्कुल कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है। उसके आगे फिर पायलट चलती है। पायलट का काम ये होता है कि जो वीवीआईपी की गाड़ी है, वीवीआईपी का जो व्हीकल है, उसको पायलट कर रहा है। वार्निंग कार हो सकता है कि आगे इधर उधर कहीं चली जाए, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन दोनों से रहता है जो एस्कॉर्ट में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बीच में एक बात बता दूं कि एसपीजी जो प्रोटेक्टिव होते हैं उसमें फर्स्ट एस्कॉर्ट एंड सेकंड एस्कॉर्ट, सेकंड एस्कॉर्ट में हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, मतलब स्टेट इंटेलिजेंस है, उसके अधिकारी होते हैं और उनका कम्युनिकेशन इस तरह से होता है। तो वार्निंग कार आगे जा रही है, उसको सारा रास्ता पता है, उन्होंने क्या मैसेज नहीं किया। उसके बाद पायलट कार है, उन्होंने बिल्कुल वहां पे जाकर के जब आगे सीन इस तरह का हो गया कि आगे ब्लॉक पड़ा हुआ है तो उन्होंने रोक लिया। वहां तक बात ठीक है। प्रश्न यही है कि डीजीपी साहब क्यों नहीं थे जबकि गाड़ी उनकी थी। होता यहां तक है कि जब कॉन्वॉय में सीएम, डीजी एंड सीएस, उनकी सिक्योरिटी पीछे टेल कार के पीछे चल रही होती है, वो कारकेड का हिस्सा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कारकेड के हिस्से में न होते हुए उन सीएस एंड डीजीपी साहब की गाड़ी चल रही है, लेकिन वो खुद नहीं बैठे हुए हैं। उसका मकसद क्या हो सकता है? ये एक इंटेलिजेंस फेलियर की बात हमेशा एक होती है। जब भी कभी इस तरह की जांच बैठती है उसमें एक बहुत बड़ा एक हमारा सोचा समझा एक बिल्कुल कभी भी, मैं फेसबुक पे भी लिखा है मैंने कि इस पूरी जांच में बाकी और दूसरी चीजें निकलेगी ना निकलेगी वो तो सब अपनी जगह पर है, लेकिन एक चूहा मरा हुआ जरूर निकलेगा, इंटेलिजेंस फेलियर। मेरा दावा है, मैं इंटेलिजेंस में रहा हूं, इंटेलिजेंस नेवर फेलियर, इंटेलिजेंस कभी फेल नहीं होती। ये बात और है कि हमारे सीनियर अधिकारी या जो जिनको गाइड करने के जो उस स्टेज पे बैठे हुए हैं, वो हमारी उस इंटेलिजेंस इनपुट को कभी कभी बहुत हल्का ले लेते हैं। यहाँ पे जब एएसएल की बात कर रहे हैं साहब, प्रदीप साहब, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर उसमें कौन कौन शामिल होता है। मैंने आपको बताया टॉप मोस्ट अधिकारियों के अलावा सेंट्रल आईबी होती है, सेंट्रल आईबी, स्टेट आईबी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी और दूसरे जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं, वो चाहे पीडब्ल्यूडी के हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाले, सबको शामिल करना पड़ता है। इवन मेडिकल डिपार्टमेंट तक को शामिल करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे जो हो जाता है उसमें जाकर के और ये सारी सिक्योरिटी का कॉन्वॉय तैयार होता है और सारी चीजें जाती है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि इसको किस नजरिए से देखा जाए, इसको कोई किसी भी तरह का रंग देता रहे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आती है तो प्रदीप साहब, इससे ज्यादा बड़ी कोई दुखदायी स्थिति हो नहीं सकती। ये जो बातें और दूसरी आ रही है कि वो बॉर्डर के समीप थे या ये थे, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल दिल्ली में भी अगर किसी तरह का सिक्योरिटी लैप्स होता है तो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एसपीजी का काम ये नहीं होता कि एसपीजी अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो उसको मारने काटने या उस ऑब्स्टिकल को हटाने लग जाए। बहुत सिंपल फंडा है एसपीजी का।
एसपीजी का फंडा ये है साहब कि हमारे सामने जो हमारा ऑब्स्टिकल आ गया है, जी। अगर वो दुश्मन के रूप में है, आतंकवादी के रूप में है, तो उनको उलझा करके रखा जाएगा, न कि उसका सामना किया जाएगा। उसका सामना करने के लिए नहीं है एसपीजी। एसपीजी में क्या क्या ट्रेनिंग होती है वो सब तो मेरे कहने से नहीं, आप भी जानते होंगे, बाकी दुनिया जो सुन रही है वो भी जानती है। तो वहां पर ये नहीं होता कि बहादुरी दिखानी है और बिल्कुल सामने जिस तरह से जंग चल रही है बॉर्डर पे, कोई उस तरह का जंग नहीं करती है एसपीजी। सबसे प्रायोरिटी उसकी है कि अपने प्रोटेक्टी को वहां से सेफ एज सून एज पॉसिबल ले जा सके, उस जगह से निकाला जा दूर कर सके। लेना चाहिए। सर यहाँ पर जहां जैसे, तक जी, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि इंटेलिजेंस यहाँ पर फेलियर नहीं हुई है और तमाम पूरी जी, जो जानकारियां होती हैं हर चीज नोटेट होती हैं, लेकिन फिर सवाल यही जी, कि यहाँ पर जो ये काफिला जो रुकने की जो बातें आ रही हैं कि करीब 20 मिनट तक यहाँ रुका रहा, तो अगर इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई तो क्या पहले आगे वाली जो खबरें थी, क्या पीछे वाले सिक्योरिटी के लोगों को जानकारी नहीं हुई यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं एक बात कह रहा हूं कि किसान आंदोलन एक ऐसा मूवमेंट रहा है जो कोई 2-4 दिन नहीं, पूरे 1 साल से ज्यादा चला है। 1 साल बिल्कुल। से ज्यादा चला है। जी। आज चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे कोई सी भी, जहां से भी, वहां से जी। हट चुके हैं, लेकिन अभी मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। ठीक और है। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, न सिर्फ पुलिस के पास में, पूरे पंजाब गवर्नमेंट के पास में ये इनपुट है कि किसानों में इस तरह के एक्टिविस्ट अभी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर या किसी भी इस तरह के टारगेटेड हमारे जो प्रोटेक्टीज हैं उनके साथ में ऐसा मिसबिहेव या उनके साथ में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने का काम कर सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि वहां पे मूवमेंट तो चल रहा है, खत्म तो हुआ नहीं है। और वो क्या कर सकते हैं, ये इंटेलिजेंस के इतने बड़े बड़े दिमाग के लगा करके, और जो थिंक टैंक कहा जाता है, उन लोगों को पता होता है कि हाँ ये मूवमेंट कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। रही ठीक है। बात फिरोजपुर से और उस जगह जो कार्यस्थल था वहां तक जाने का, वो सारा रास्ता क्लियर किया जा चुका था। एक बार पहले वहां पे रिहर्सल हो चुकी है। मैंने जैसा बताया कि छोटी जगह होती है तो हम 8-10 बार भी रिहर्सल कर लेते हैं, लेकिन इस लॉन्ग रूट पे एक बात और बता दूं, यहाँ पे प्रेसिडेंट की अगर कॉन्वॉय चलता है तो वो बहुत राजा की तरह, महाराजा की तरह धीरे धीरे चलता है। 60-70-80 से ज्यादा की स्पीड नहीं होती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जब भी कभी कॉन्वॉय चलता है तो उसकी स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होती है। इसलिए वो जो लंबी दूरी की बात की जा रही है कि साहब इतनी लंबी दूरी का रास्ता तो उनको हेलीकॉप्टर से ही तय करना चाहिए था, ये बहुत बेमायने और बेतुकी बातें हैं। क्योंकि ये निर्भर करता है कि हम किस समय क्या चेंज कर लें। मैं जयपुर की एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। जी। मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था, राजीव गांधी की विजिट थी। मेरे ही एक बैचमेट, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उसका क्योंकि वो ऑब्जेक्शन करता है, और वो बहुत हमारा विश्वस्त जासूस था, यूनिवर्सिटी को डील किया करते थे। तो यूनिवर्सिटी में कुछ इसी तरह के एक्टिविस्ट थे जो ऐसे प्रतिबंधित संगठनों के भी थे जिनमें, तो उसने खबर दी। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ये बहुत एक आपको मतलब इंटेलिजेंस जी। फेलियर की बात बता रहा हूँ। जी। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती, साधन नहीं होने पर भी हमारी इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास आता है। कैसे आया होगा, वो पेजर वेजर भी चल रहे थे उस वक्त, और हम्म। फोन से उसके बाद में जब कंट्रोल रूम में बता दिया, कंट्रोल रूम से वायरलेस से कम्युनिकेशन। ये सीक्वेंस बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती। तो उसने बता दिया कि साहब यूनिवर्सिटी के सामने फला फला लोग इस तरह से उड़दंग कर सकते हैं। रास्ता चेंज किया गया। हमारे पूर्व डीजीपी, मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ, विजय हंसुका साहब थे, और जी। उनके बिल्कुल साढ़ू ब्रदर थे विनय कुमार गोदी का, वी के गोदी का साहब। वो एस्कोर्ट के इंचार्ज थे। उन्होंने रूट चेंज कर दिया। रूट चेंज करना ही था, वो हमारे उस कंटिजेंसी रूट के हिसाब से सेफ हाउस में चले गए। बड़ा बावेला मचा था, बहुत इंक्वायरी हुई थी। लेकिन जहां पे आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, समय से पहले, इंटेलिजेंस क्या है, समय से पहले किसी सूचना का आ जाना। वैसे तो एक शब्द में बताऊं तो एसेस्ड इंफॉर्मेशन, जिसका असेसमेंट कर लिया गया है। अब हमारा जासूस जो खुद इस गवर्नमेंट एजेंसी का आदमी है, उसकी बात झूठी नहीं हो सकती थी, और वो बात झूठी थी भी नहीं। बाद में इंक्वायरी बैठी, उसमें सच भी निकली। तो इंटेलिजेंस फेल कभी नहीं होती है। ये तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया। जी। पंजाब के बारे में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पे इंटेलिजेंस इनपुट नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर स्टेट आईबी के पास में नहीं था तो सेंट्रल आईबी के पास में था। और इन सब बातों के बाद में ही तो डीजीपी साहब ने रास्ता क्लियर बताया था। हाँ साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात होने के बाद में एक डीजीपी लेवल का अगर अधिकारी कहेगा कि रास्ता क्लियर है, तो कौन मना करेगा साहब? उनके बिल्कुल। पास में भी कहीं से कोई इनपुट होगा। तो इंटेलिजेंस फेल नहीं है। तो सर फिर फाइनली क्या माना जाए, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, ये
कम से कम मैं समझता हूं कि मेरे लेवल पे मैं कोई पॉलिटिकल असेसमेंट यहाँ पे करके और उस तरह का कोई बात कह दूं जिससे एक सॉरी इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी असफलता को छिपाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कौन? पंजाब गवर्नमेंट। मैं अगर नाम भी लूं तो चन्नी साहब जी। आप अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर जब आलाकमान कहता है तब आप जांच बैठाने की बात कर देते हैं। तो ये सब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये सब समझ में आने वाली बात है। मैं तो उन आलाकमान पे भी एक उंगली उठाना चाहता हूं कि जैसे ही ये घटना हुई उसी समय आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? जब आपको लगा कि अब हम गिरते जा रहे हैं तब आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। ये नेक्सस कहां पे होगा? ये सर, अभी मेरे लेवल पे कहना और जी, जी, अपने द्वारा एक सेकेंड अपने द्वारा कहना मतलब ना तो मैं इस बात के लिए आधिकारिक रूप से अधिकार रखता हूं और ये कहना जांच के बिना कि साहब ये उनका इस तरह से कोई षड्यंत्र हो सकता है मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन कुछ बातें सिर्फ समझने की होती है, अंडर द लाइन, बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस। इन चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ जहाँ पे पर 70,000 जी जी यहाँ पर एक जी नहीं आ रहा था। अंतिम सवाल और है कि यहाँ जो पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो आईपीसी 283 सेक्शन में दर्ज की है और जिसकी परिभाषा सीधे तौर पर ये कहती है कि केवल 200 रुपए का जुर्माना है और थाने में उसकी जमानत है। ये तो अपनी जमानत बचाने का काम है साहब। जी। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, इतना सीरियस, इतना गंभीर मसला और उसमें आपने सिर्फ वो बात की है जहां पे बस हमने साहब सांप मार दिया, लाठी भी नहीं टूटी। अरे सांप भी नहीं मरा, लाठी भी कुछ नहीं। तो ये बहुत बेमानी बात है कि उन्होंने इस तरह का ये काम किया। अपनी जमानत बचाने का उन्होंने इंतजाम करने की कोशिश की है, लेकिन ये जमानत इस तरह से नहीं बचती साहब। जब इंक्वायरी आ रही है, जब इतने लेवल की जो आज मैं पढ़ पाया, हालांकि पेपर नहीं देख पाया, लेकिन व्हाट्सएप पर बाकी दूसरी चीजों पर खबर आई जाती है, आप जैसे साथियों के माध्यम से भी बात आ जाती है कि इतने बड़े प्रोफाइल की एक जांच कमेटी जिसमें सेंट्रल आईबी के डायरेक्टर हो, जिसमें एसपीजी के एक वरिष्ठ अधिकारी हो, वहां पे ये कोई बात छूटने वाली नहीं है, कुछ बात बचने वाली नहीं है। बाल में से भी खाल निकाल ली जाएगी, पता लग जाएगा कि क्या हुआ था। यानी आने वाले दिन में हुकुम सिंह जी ये माना जाए कि जो पूरी जो जांच होगी, पूरी जो इंक्वायरी होगी, वो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और आपका सीधे तौर पर यहाँ पर ये कहना कि यहाँ पर इंटेलिजेंस की चूक नहीं बल्कि जो सरकार की ओर से एक पॉलिटिकल जो चीजें हैं वहां पर उन्हीं चीजों का कुछ न कुछ यहाँ पर जो समावेश हम कह सकते हैं कि समावेश माना जाए। निश्चित रूप से सर, ये मतलब कुछ मैंने बताया ना कि ये इनको बातों को अभी तो सिर्फ समझने की है और ये साबित हो जाएगी। थोड़े ही दिन लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें बिल्कुल साबित हो जाएगा। लेकिन बस एक अंतिम सवाल ये कि क्या जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या सिक्योरिटी जो टीम होती है, क्या कहीं वो भी पॉलिटिकल कोई ऐसे प्रेशर में आती है कि जो जिम्मेदारी उनके पास है वो उससे अलग हो जाए? सर देखिए, मैं बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। नमक हराम और गद्दार तो सभी जगह पर होते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी हस्ती दुनिया के लिए इंदिरा गांधी, मैं इनको स्वर्गीय वर्गीय नहीं कहता, कारण कि मेरे लिए वो स्वर्गीय नहीं है, वो आज भी मेरे लिए जिंदा है। कोई भी हो, तो उनके साथ में जो हुआ वो किसने किया? गद्दार ने किया, किसी नमक हराम ने किया ना। तो वो होते जरूर हैं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस की बात करूं साहब, मैं तो ये कहता हूं कि मेरा जन्म पुलिस में इंटेलिजेंस में हुआ और अपनी जिंदगी का बहुत गोल्डन पार्ट मैंने इंटेलिजेंस में बिताया। इंटेलिजेंस का जो आदमी होता है उसमें कहीं ना कहीं पर इतनी ज्यादा कूट कूट करके राष्ट्रवाद भरा होता है कि छोटी मोटी बातों पर वो बहकता नहीं है। लेकिन बहुत बड़े लेवल के अधिकारी भी बहकते हुए देखे हैं, मैंने देखे हैं। कोई मुझसे बहुत अगर खुले मंच पे चर्चा करे ना तो किसी दिन मैं बता दूंगा कि ये लोग थे। तो बिल्कुल, आप ये बात हो सकती है। जी 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 बिल्कुल, आपने जो चीज कही है कम से कम शब्दों में और इशारों में जो चीज वाकई आपने कही है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बेहद जरूरी है कि कई बार जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या जो टीम में होते हैं, अगर वो भी इस तरीके से जो शब्द आपने यूज किया कि नमक हरामी वाली जो चीज है, अगर वो चीज यहां पर होती है तो देश के लिए कम से कम ये ठीक नहीं होगा। हुकुम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
मुझे आपने अपनी बात कहने के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बाकी दूसरे और कई सारे चैनल्स पे मैं देखता रहता हूँ, मेरे दूसरे और जो साथी और मेरे सीनियर अधिकारी बोलते हैं तो कई बार वो चीजों को चबा जाते हैं, शब्दों को चबा जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल बेबाक होकर के बोलना चाहता हूँ। कभी कभी तो मुंह से गाली भी निकलने की कोशिश होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया सुन रही होगी, तो अपने आप को कहीं पे संयमित, सीमित, संकुचित करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे ये शब्द निकल गया तो निकल गया, और मैंने जानबूझ करके निकाला है। हरामखोर, हरामी, नमक हराम, ये ये चीजें हैं सर, और मैं समझता हूँ कि इतना सा बेबाक आदमी को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।